जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आप सबके बीच दो मुद्दे, विशेषकर टीएमसी जो हुआ है उस पर, और ईरान अमेरिका तथाकथित सीज फायर, इस पे। सबसे पहले चलते हैं टीएमसी का टीएमसी होना। 4 मई सिर्फ बंगाल के फ्यूचर नहीं बदले, भारत के फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स बदले थे। मैं इनफैक्ट इसको बोलूँगा 4 जून 2024। वो एक मायूस सा चेहरा प्रधानमंत्री का, वो करोड़ों कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं लापरवाह, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था जब मोदी सब चीज़ कर देंगे और अपने घर बैठ गए थे, उनके लिए वो उनके आत्मा को झकझोर देने वाला पल था। और उस आत्मा को झकझोर देने वाले पल ने कार्यकर्ताओं में फिर एक डिटर्मिनेशन, मोदी के उस चेहरे को दोबारा न देखने का जो ये संकल्प था ना, वो बहुत गजब का रिजल्ट आया। शुरुआत हरियाणा से हुई, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, कुछ ऐसे राज्य जो अभी भाजपा के लिए अछूते हैं, वहाँ भी भाजपा ने अच्छे अपने खाते खोले, जिसमें से केरल था। उसके बाद केरल में असातीत, मतलब बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब वोट शेयर के हिसाब से। दूसरा, तमिलनाडु के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, कुछ खेल बाद में समझ में आए तो ही बेटर है। जब अपने घर का मेरा सदस्य निकम्मा निकल जाए और जो काबिल है उसके पीछे, मतलब उसके केकरे की तरह उसके पैरों को पर जाम पहुंचाने लगे, तो बेहतर है जो काबिल है उसको घर से बाहर किया जाए, बोला जाए तुम बाहर जाके फूलो। मेरे को जो समझ में आया मैं आने वाला समय बताया। रही बात टीएमसी का टीएमसी होना, तो ऐसे कहावत है, हमने सुना था कि सेल कंपनीज होते हैं जिसके तहत फंडिंग होते हैं। पहली बार राजनीति में सेल पार्टी भी देख लिया हमने, एनसीपीआई। इससे पहले क्या नाम सुना था आपने? और देख लीजिए, तो इसीलिए बोला जाता है अमित शाह भारतीय राजनीति के चाणक्य उन्हीं नहीं है। जब चाणक्य की चर्चा होती है तो 3 व्यक्तित्व का नाम आता है, स्वयं चाणक्य, दूसरे सरदार पटेल और तीसरे अमित शाह। और कहावत है, जो आप अपने वार्डरोब में रखते हैं, वार रूम में रखते हैं, उसी से आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो अमित शाह के वार्डरोब में मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, सरदार पटेल, आचार्य चाणक्य और वीर सावरकर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब चलते हैं ईरान वाला इशू लेकर, जो अमेरिका बोला जो सीज फायर हम डील किया, और वो भी थोड़ा पाकिस्तान। अब आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, और ये क्यों इतनी जल्दबाजी? क्योंकि ट्रंप का जन्मदिन था। अब सोचिए, एक देश की विदेश नीति इस बात से निर्भर कर, एक देश की विदेश नीति इस बात पर निर्भर कर रही है, इस बात को लेकर चल रही है कि मेरे नेता का जन्मदिन के ऊपर ये चीज हो। उस देश के लिए इससे बड़ा दुर्गति का पल कुछ नहीं होगा। और जब यह दुर्गति आती है, याद रखिएगा, जब यह दुर्गति आती है, तब यूं ही नहीं कहा जाता है ट्रंप को, जो अमेरिकी साम्राज्य का बहादुर शाह जफर बोला, आई हैव ब्रोकर्ड ए डील। मुझे कोई ये बता दे जो डील के टर्म्स है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। क्या ईरान अमेरिका युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खुला था? युद्ध शुरुआत किस लिए हुआ? रीजिम चेंज। क्या ईरान में रीजिम चेंज हुआ? नो। आप स्टोन एज पर ले जाने की बात कर रहे थे, क्या गया? नहीं। इनफैक्ट जो एग्रीमेंट का डील है उसके हिसाब से, और हाँ एक और चीज, जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन था। ये एग्रीमेंट के हिसाब से सैंक्शन हटाए जाएंगे। $300 बिलियन रीबिल्डिंग प्रोसेस के लिए अमेरिका रीपे करेगा ईरान को, जो टर्म्स हैं। बाकी आप जानते हैं, अमेरिका ट्रंप की बात, पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान द्वारा संचालित कितना
ट्रस्टवर्दी और कितना रिलायबल है, कितना टिकाऊ है। दूसरा, जन्मदिन के दिन ही है घोषणा, उसके बाद जो फाइनल साइनिंग का दिन रखा गया है 19 जून, आई थिंक आज 15 जून है, 4 दिन बाद। तो देखते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, सेकेंडों में क्या बदल जाता है। उसके बाद ईरान के लिए क्या एडवांटेज, सैंक्शन खुला, रीबिल्डिंग प्रोसेस मिला, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके अपना जो उसका प्रोग्राम था जो चल ही रहा है, चल क्या रहा है, क्या आप ख़त्म कर दिए। इनफैक्ट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने दुनिया के सामने ये रख दिया कि ऐसा होगा तो ईरान फिर से ऐसा इंटाइटी रखता है। और अमेरिका का एक दुनिया में जो वो छुपके करता था, खुल के सामने आ गया कि अमेरिका ऐसा करता है। मतलब आपकी जो ट्रस्ट है वो जीरो, क्योंकि आने वाले समय में ट्रस्ट होगा वो सबसे बड़ा करेंसी होगा जियो पॉलिटिक्स में, और वो सिर्फ और सिर्फ एक देश होल्ड करता है, वो है भारत। तो आप देखिएगा जो क्या आने वाला है, और मैं यही बोलूँगा, इंजॉय द फन। थर्ड थिंग, आपने सैंक्शन हटाए, आपने फिर से इधर की सप्लाई को रेगुलराइज करने की बात करी, आपने रिबिल्डिंग दिया, रिजिम चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी जिसका टस पड़ा हुआ है। आपने इस युद्ध में अपने रिपुटेशन खोए, अपने क्रेडिबिलिटी खोए, आपने अपने मिलिट्री हार्डवेयर भी खोए, और मिलिट्री हार्डवेयर इतने खोए कि उसकी सफाई के लिए आपको यह बोलना पड़ा कि भाई हमारे फ्रेंडली फायर में निकल गया। आपका एक सक्सेसफुल बोल रहे हैं, सो कॉल्ड सक्सेसफुल ऑपरेशन, वो जो न्यूक्लियर प्लांट के पास एक किए थे जिसमें 2 C-130 आपको गंवानी पड़ी थी, ये तक तो आपकी हालत हो गई थी। हाँ, याद रखिएगा, मजबूत ईरान भारत के पक्ष में नहीं है, हित में नहीं है। और एक चीज़ और है, ईरान का ख़त्म होना भी भारत के हित में नहीं है। एक ऐसा ईरान जिसको अधिक से अधिक मामलों में भारत पराश्रित रहना पड़े, वह ईरान सिचुएशन खास करके पश्चिम की गल्फ, मिडिल सेंट्रल एशिया के लिए भारत के लिए सबसे सूटेबल चीज़ है। आने वाला समय आपको बताएगा कि क्यों ऐसा हो। बाकी 3 भारतीय उसके लिए कोई यही बोलूँगा, दुखद था, युद्ध समय है, उसको अलग नैरेटिव दिया गया। नैरेटिव देने के बाद भी आपने देखा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाइयाँ हुई। तो इस विषम और विपरीत परिस्थिति में भी भारत ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश किया है कि अपनी इकोनॉमी को भी कैसे संचालित करके रखना है, और दुनिया के सामने एक सोवरेन जो फॉरेन पॉलिसी उसको कैसे मेंटेन करना है। तो मज़े लीजिए, और इसी के साथ जय श्री राम महादेव। लेकिन टीएमसी का टीएमसी हो गया है। जय श्री राम।